इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बंगाल में मुस्लिम वोटर बड़ा फैक्टर है, मगर देश के जिन अन्य राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहां के फैक्टर बंगाल से अलग है और इन्हें साधने के लिए सभी दलों के नेताओं ने संडे को अपनी पूरी ताकत झोंकी। असेंबली चुनाव के इस दौर में 800 से ज्यादा सीटों पर सियासी दांव लगा है। हर सूबे का समीकरण अलग है, इसलिए हमने पांचों राज्यों की सभी असेंबली सीटों में जीत और हार के फैक्टर का एनालिसिस करते हुए ये रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है। देखिए। रैलियां धुआंधार, वादों की भरमार। तो आज पीछे मुड़कर देखते हैं, 6.5 साल में लगभग देश के हर व्यक्ति को मकान देने के कगार पर हम खड़े हैं। 2022 में देश में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसके पास रहने के लिए पक्का मकान नहीं होगा। 60 साल से जो कांग्रेस न कर पाई, 70 साल से जो कांग्रेस न कर पाई, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 6 साल के अंदर कर दिखाया है। विरोधियों पर वार। डीएमके और कांग्रेस का अलायंस है जो वंश परंपरागत पॉलिटिक्स को विश्वास करता है, डायनेस्टी पॉलिटिक्स को विश्वास करता है। 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में करीब 2 महीने तक यही मैराथन सियासी महाभारत चलने वाली है। आखिर दांव पर बहुत कुछ जो लगने वाला है। बीजेपी का सबसे बड़ा टारगेट बंगाल है, वहां वो पहली बार सत्ता पर काबिज होने को बेकरार है। वहीं असम में बीजेपी के सामने सरकार बचाने की चुनौती है। केरल और तमिलनाडु में पार्टी का टारगेट वोट परसेंटेज बढ़ाना है, तो पुडुचेरी में केसरिया फहराकर बीजेपी ने साउथ में दूसरी बार सरकार बनाने का लक्ष्य रखा है। मैंने पुडुचेरी की यहां की परिस्थिति के बारे में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से पूरी जानकारी ली है और मेरे राजनीतिक अनुभव के आधार पर मैं कहना चाहता हूं, अगले चुनाव में पुडुचेरी में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। पुडुचेरी में इस बार बीजेपी सिंबॉलिक जीत हासिल करना चाहती है, क्योंकि इससे उसका काम रूप से लेकर कन्याकुमारी तक केसरिया फहराने का ख्वाब पूरा होगा। लेकिन पार्टी के लिए निश्चित रूप से सबसे बड़ी लड़ाई बंगाल की है। आज बैटल ऑफ बंगाल में बीजेपी का झंडा बुलंद करने के लिए मैदान में थे मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने अपने प्रचार अभियान का आगाज दक्षिणेश्वर में मां काली के दर्शन के साथ किया। पूजा पाठ के बाद बारी थी सियासी सफर पर निकलने की, सो शिवराज चौहान परिवर्तन रथ पर सवार होकर निकल पड़े अपनी पार्टी के लिए वोटरों के बीच अलग जगाने। मंजिल बंगाल सरकार का हेडक्वार्टर न बनना है और निशाना ममता बनर्जी। बोले भारत माता की इतने दूर से कि ममता दीजिए वैसे बौखलाई और घबराई है, गद्दी छोड़ के भाग है। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के लिए सुरक्षा चाक चौबंद थी, तो कार्यकर्ता जोश में थे। जिधर से भी यात्रा निकली शिवराज का जबरदस्त स्वागत हुआ। कार्यकर्ताओं का जोश देखकर शिवराज की जुबान में भी तुर्शी आई और उन्होंने ममता बनर्जी के बाहरी होने वाले बयान का जवाब दिया और यकीन दिलाया कि इस बार बंगाल पर राज भगवा का ही होगा। मैं 31 सालों से सार्वजनिक जीवन में सांसद, विधायक या मुख्यमंत्री हूँ, 4थी बार मुख्यमंत्री हूँ। जनता की आंखों में मैंने भारतीय जनता पार्टी के लिए जो प्रेम देखा है, जो विश्वास देखा है मोदी जी के लिए, मैं पूरे विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी शानदार बहुमत प्राप्त करेगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी।
बीजेपी हमलावर है। लेकिन आज ममता बनर्जी की ओर से बीजेपी पर कोई वार नहीं हुआ। एक दिन पहले ही बंगाल की बेहतरी और अपनी पार्टी की जीत के लिए पूजा करने वाली ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी बैक रूम रणनीति को फाइनल टच देने में बिजी रहे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने कमल खिलाने के लिए पूरा दम लगा रखा है। ताबड़तोड़ रैलियां, रोड शो और सभाएं कर रही है, लेकिन इस बीच ममता बनर्जी यहां से गायब नजर आ रही हैं। ममता बनर्जी रैली और सभाओं में फिलहाल नजर नहीं आ रही है। जानकारों के मुताबिक ये सामने आ रहा है कि ममता बनर्जी एक नई रणनीति तैयारी कर रही है, क्योंकि जैसे ही विधानसभा चुनाव का ऐलान हुआ उसके बाद ममता बनर्जी ने अब पूरी ताकत लगा दी है टिकट बंटवारे को लेकर। उन चेहरों को मैदान में लाने की तैयारी है जिन चेहरे की बदौलत टीएमसी पश्चिम बंगाल में फिर से काबिज होना चाहती है। यही वजह है कि ममता बनर्जी ने रैली और सभाओं से दूरी बना ली है। बंगाल में मुख्य मुकाबला बीजेपी और टीएमसी के बीच भले हो, मगर दोनों को चैलेंज देने के लिए लेफ्ट फ्रंट, कांग्रेस और इंडियन सेकुलर फ्रंट ने एक थर्ड एंगल भी बना लिया है। ये तीसरा मोर्चा खुद भले ही बैटल ऑफ बंगाल में ना जीत सके, लेकिन ये बीजेपी और टीएमसी दोनों के लिए खतरे की घंटी है। दोनों ही बड़ी पार्टियों को इससे नुकसान हो सकता है। आईएसएफ ममता के मुस्लिम वोटों में सेंध लगा सकता है, तो सीपीएम और कांग्रेस हिंदू वोटों का बंटवारा करके बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकती है। बंगाल के तीसरे मोर्चे ने आज कोलकाता में ज्वाइंट रैली करके अपनी सियासी ताकत की नुमाइश की। बंगाल में एक और संयुक्त मोर्चा उभर कर पैदा हुआ और ये है संयुक्त बंगाल मोर्चा, जो आज बंगाल की मुक्ति के लिए भाजपा से, इस सांप्रदायिक ताकतों से और उनको यहाँ पे पनपने ना दे। अगर इसके लिए जरूरी है तृणमूल कांग्रेस को भी हटाना, बिना उसके भाजपा को यहाँ पर आप रोक नहीं सकते हैं। बंगाल के पड़ोसी राज्य असम में भी विधानसभा चुनाव दिनों दिन दिलचस्प होता जा रहा है। बंगाल में बीजेपी की उम्मीदें उफान पर हैं, तो असम उसके लिए चैलेंजिंग बनता जा रहा है। 2016 में बीजेपी ने असम में पहली बार सरकार बनाई थी और इस बार असम में बीजेपी के पास सरकार बचाने की चुनौती है। बीजेपी पिछली बार त्रिकोणीय मुकाबले में जीती थी, इस बार आमने सामने की फाइट है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी और असम गण परिषद का गठबंधन है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने लेफ्ट पार्टियों बदरुद्दीन अजमल की AIUDF और असम आंचलिक मोर्चा के साथ गठबंधन बनाया है। बीजेपी विरोधी महाजोत में अब बीडो पीपल्स फ्रंट भी शामिल हो गया है। Hagrama Mohilaris is BPF's president, and the BPF party joining in the Mahajut has boosted up the Mahajut as a whole, and it has become now more clear that under no circumstances in the coming election BJP will be able to form government. बीडो पीपल्स फ्रंट 2011 के इलेक्शन में कांग्रेस के साथ ही रहा था, लेकिन 2016 के इलेक्शन से ठीक पहले उसने पाला बदलकर बीजेपी का साथ कर लिया था। बोडो पीपल्स फ्रंट के नेता हग्रामा मोहिलारी के बारे में कहा जाता है कि वो जिस पार्टी के साथ जाते हैं असम में उसी की सरकार बनती है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या वो इस बार बीजेपी विरोधी महाजोत या महागठबंधन के लिए लकी चार्म साबित होंगे या नहीं। बिहार में कांग्रेस की सहयोगी रही आरजेडी भी असम में बीजेपी विरोधी महाजोत का हिस्सा बन गई है। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव एक दिन पहले ही AIUDF के चीफ बदरुद्दीन अजमल से मुलाकात की थी। असम में खुद आरजेडी का जनाधार भले ना हो, लेकिन तेजस्वी यादव महाजोत के लिए प्रचार करने जाएंगे। ऐसी पार्टियों को शुक्रवार को असम के दौरे पर गए गृह मंत्री ने असम में छोटी पार्टियों को सिर्फ वोट काटने वाला दल बताया था। असम आंदोलन के वक्त जिस कांग्रेस ने असम के युवाओं पर गोली चलाई, इसको जिताने के लिए आंदोलन करने वाले अलग अलग नाम से भारतीय जनता पार्टी के वोट काटने के लिए खड़े। उनका मकसद है कांग्रेस को जिताना। सबको मालूम है कि वो सरकार नहीं बना सकते, उनको भी मालूम है वो सरकार नहीं बना सकते, तो भारतीय जनता पार्टी के वोट को कम कर कांग्रेस को जिताने का काम बड़ा दुखद, बहुत दर्द होता उन लोगों ने शुरू किया है जिन पर कांग्रेस सरकार ने गोली चलाई और सैकड़ों आसामी युवाओं को मौत के घाट। बीजेपी के लिए इन चुनावों में सबसे ज्यादा अहमियत बंगाल और उसके बाद असम की है।
पार्टी दक्षिण में भी अपना जनाधार बढ़ाने की जद्दोजहद में जुटी है। वहीं कांग्रेस के सामने केरल की सत्ता में वापसी का चैलेंज है। तमिलनाडु में कांग्रेस की उम्मीदें अपनी सहयोगी डीएमके पर टिकी हैं। हाल ही में पुडुचेरी की सरकार कमाने वाली कांग्रेस को एहसास है कि बैटल ऑफ बंगाल में उसकी हैसियत वोट कटुआ से ज्यादा नहीं है। इसलिए राहुल गांधी तो खुद साउथ में पार्टी की परवान चढ़ती उम्मीदों की कश्ती पर सवार है। वो भी तमिलनाडु में नारियल पानी पीते हुए उसे बेचने वाले से बतियाते हैं। कभी तमिलनाडु के लोगों के बीच जाकर चाय की चुस्कियां शेयर करते हैं। कभी तमिलनाडु के तटीय इलाकों में नमक बनाने वाले मजदूरों से मुलाकात करते हैं और कभी छात्रों और प्रोफेसर से इंटरेक्ट करते हैं। It is a weapon to communalize. It is a weapon to push a particular ideology into the Indian system. And that is why I do not like it. राहुल गांधी साउथ में सत्ता हासिल करने के लिए जमीनी संघर्ष में इसलिए जुटे हैं क्योंकि कांग्रेस को वहीं से उम्मीद है। इसकी वजह भी समझिए। तमिलनाडु में राहुल गांधी की पार्टी डीएमके के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। डीएमके पिछले 10 साल से तमिलनाडु की सत्ता से बाहर है। सत्ताधारी एआईएडीएमके के सामने एंटी इनकम्बेंसी से निपटने की चुनौती तो है ही। पार्टी पहली बार जयललिता के बिना मैदान में है। ऐसे में एआईएडीएमके को अंदरूनी संघर्ष का खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। इसी में कांग्रेस और डीएमके को अपने लिए सत्ता तक पहुंचने की राह दिख रही है। तमिलनाडु में कांग्रेस की स्ट्रेटजी बिल्कुल क्लियर है। उसने लोकल मुद्दों और एआईएडीएमके को टारगेट करने का काम सहयोगी डीएमके पर छोड़ दिया है। खुद राहुल गांधी एक हफ्ते में दूसरी बार तमिलनाडु पहुंचे और उनके निशाने पर फिर से बीजेपी ही थी। The government in Delhi takes your money from you every time you fill petrol in your motorcycle, in your car, in your scooter. But every time a farmer switches on a pump, the government in Delhi takes his money. Normally, you're supposed to tax the rich and support the poor. In India, they tax the poor and give to the rich. Doesn't matter what happens to the international fuel price, petrol, oil price. The price of diesel and petrol in India will keep going up. कांग्रेस की उम्मीदें तमिलनाडु के पड़ोसी केरल में भी आई हैं। यहां का राजनीतिक रिवाज यही रहा है कि एक बार वामपंथी मोर्चे यानी लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट जीतता है तो एक बार कांग्रेस की अगुवाई वाला यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट। लेकिन पिछली बार के चुनाव में जैसे जयललिता ने एआईएडीएमके को दोबारा जीत दिलाई थी, उसी तरह इस बार देश में लेफ्ट के इकलौते सीएम पिनराई विजयन के सत्ता में लौटने की उम्मीदें जताई जा रही हैं। मगर ये उम्मीद कितनी कामयाब होगी इसका पता तो 2 मई को ही चलेगा। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।